नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश कैसे बन गया, बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ, इस बारे में आप विस्तार से इस वीडियो में आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं और उसके बाद आपको पूरी एक एक स्टोरी बताते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर कैसे एक अलग राष्ट्र बना और उसमें इंदिरा गांधी की क्या भूमिका थी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो पहले आप पूरा वीडियो देखिए। आज आपको इस वीडियो में टू द पॉइंट एक एक चीज़ पता चलेगी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में, और साथ ही इंदिरा गांधी की बांग्लादेश बनने में क्या भूमिका थी उसके बारे में। और जब वीडियो आपको पसंद आ जाए उसके बाद चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि बांग्लादेश का जन्म किस आधार पर और कैसे हुआ। सबसे पहले बात करते हैं 1947 की। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, भारत से टूट के एक अलग राष्ट्र बना और मुस्लिम राष्ट्र बना, और पाकिस्तान के टूट के नए राष्ट्र के बनने में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो थी मोहम्मद अली जिन्ना की। जिन्ना जो थे उनका अपना एक मत ये था कि हमारा अपना एक राष्ट्र अलग होना चाहिए, जैसे हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिमों का एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। और जिन्ना ने 1947 में भारत से केवल संप्रदाय के आधार पर, यानी कि हिंदुओं को अलग राष्ट्र हिंदुस्तान कह दिया और पाकिस्तान के लिए एक अलग नाम पाकिस्तान का दिया, जिसमें मुस्लिम राष्ट्र। ठीक है, तो जिन्ना का ये मानना था कि संप्रदाय के आधार पर देश बनाए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं 1947 में संप्रदाय के आधार पर पाकिस्तान का जन्म हुआ, लेकिन पाकिस्तान का जो जन्म हुआ वो बहुत ही गलत आधार पर जन्म हुआ, संप्रदाय के आधार पर। पाकिस्तान के दो बड़े हिस्से थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा थी और पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला आबादी ज़्यादा थी। जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था भारत का, वो काफ़ी हिस्सा टूटकर पश्चिमी पाकिस्तान में माफ़ कीजिए, बंगाल का जो हिस्सा था वो जाकर पूर्वी पाकिस्तान में मिल गया। अब पश्चिमी पाकिस्तान में कौन कौन से हिस्से थे? एक तो बलूचिस्तान का हिस्सा था, पंजाब आदि के हिस्से थे, और पूर्वी पाकिस्तान जो है उसमें बंगाल का काफ़ी हिस्सा था। तो जब बांग्ला भाषी पूर्वी पाकिस्तान में ज़्यादा थे और अच्छी खासी मेजॉरिटी थी वहाँ पर बांग्ला भाषियों की। अब जिन्ना का मानना ये था कि संप्रदाय के आधार पर अलग राष्ट्र बना देंगे तो मुसलमान बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन जिन्ना एक बात भूल गए कि संप्रदाय से ज़्यादा भाषा का रोल होता है राष्ट्र बनाने में, और जिन्ना ये बात समझ नहीं पाए, और बाद की भी कई पीढ़ियां समझने में इनकार करती नहीं इस चीज़ को। पूर्वी पाकिस्तान में जो वर्तमान बांग्लादेश है उसमें बांग्ला भाषी लोग ज़्यादा थे, और जिन्ना का ये मानना था कि अलग राष्ट्र बनाया और उन्होंने उसकी जो भाषा थी, मातृभाषा, वो उर्दू घोषित कर दी। और संयोग से जिन्ना 1948 में चल बसे। जिस साल महात्मा गांधी जी गए उसी साल जिन्ना भी चले गए। अब उर्दू भाषा क्या होती है? हिंदी भाषा का ग्रामर और फारसी भाषा के संयोग से उर्दू भाषा बनती है, और पाकिस्तान की मातृभाषा उर्दू थी।
तो जो पूर्वी पाकिस्तान में बंगलाई रहते थे वो उसको स्वीकार नहीं कर पाए, उनके मन में असंतोष था। सबसे बड़ी एक और बात हुई कि पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीब के नेतृत्व में उर्दू के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ। जब उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि वो उसको पसंद नहीं करते थे पूर्वी पाकिस्तान के लोग। और वहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर नेता थे पूर्वी पाकिस्तान में जिनका नाम था शेख मुजीब। शेख मुजीब ने अपने यहाँ ये कहा कि हम बांग्ला, जो हमारे बंगलाई नागरिक हैं पूर्वी पाकिस्तान में जो रहते हैं, उन्हें हम भाषा का अधिकार दिलाएंगे, उन्हें एक स्टेटस दिलाएंगे, सेना में उनको एक उचित स्थान दिलाएंगे पाकिस्तान में, जो उस समय नहीं हुआ करता था क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा ज़्यादा था। 1947 से लेकर और 1970 के बीच तक पाकिस्तान में आम चुनाव हुए ही नहीं। कहने को 2-3 बार हुए, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में हुए। कहने को 1954 में हुए, उसके बाद 1962 में दूसरी बार हुए, लेकिन ये सीमित चुनाव थे, इसमें पब्लिक का रोल नहीं था। पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह थे, वो थे याया खान। तो याया खान ने सोचा कि बहुत दिनों तक हम बिना चुनाव किए घसीट नहीं पाएंगे मामला, तो उन्होंने सोचा कि चुनाव कराने पड़ेंगे। तो उन्होंने घोषणा कर दी याया खान ने कि 1970 में आम चुनाव होंगे जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेट करेगी। उसी समय पश्चिमी पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा नाम था और यंग नाम था, जिनका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनकी बेटी हुई बेनज़ीर भुट्टो। आपने सुना ही होगा, जो मार दी गई थी पाकिस्तान में, हमला हो गया था जिनके ऊपर। बेनज़ीर भुट्टो के फादर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। याया खान ने सोचा कि हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देते हैं, और जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनेंगे हमारी राष्ट्रपति की कुर्सी मजबूत हो जाएगी, हम राष्ट्रपति बन जाएंगे। ये अंदर ही अंदर प्लानिंग बनी। अब इसके बाद कहानी ये हुई, वैसे तो हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में बात करते हैं, ये फॉरेन से पढ़े हुए थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, पढ़ाई लिखाई में बड़े वेल एजुकेटेड थे। और जब चुनाव की घोषणा हुई तो इन्होंने पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे, पूरे पाकिस्तान के लोग थे, उनको वादा किया रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान की बात करते थे, पढ़े लिखे भी थे। दूसरे उसी समय पूर्वी पाकिस्तान में जहां आंदोलन हुआ था, शुरू हुआ था, शेख मुजीब, बहुत ही ब्रांड नाम था। शेख मुजीब जो थे उन्होंने वहाँ एक आंदोलन चलाया था, बंग बंधु आंदोलन करके था। बंगाल के लोग वहाँ चूँकि ज़्यादा थे इसलिए, और अच्छा खासा स्टेटस था उनका। शेख मुजीब का जितनी ख्याति उस समय पे भारत में इंदिरा गांधी की हुआ करती थी, उतनी ही ख्याति शेख मुजीब की उस समय पूर्वी पाकिस्तान में हुआ करती थी। और उन्होंने अपने यहाँ वादा किया चुनाव में, वो भी एक उम्मीदवार थे पूर्वी पाकिस्तान से, और उन्होंने वादा किया कि हम स्टेटस दिलाएंगे बांग्ला भाषियों को, वहाँ सेना में नौकरियाँ दिलाएंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। और चुनाव हुआ। चुनाव होने से हुआ क्या, अब बात करते हैं पहले जो याया खान थे, जो सैनिक तानाशाह थे वहाँ पर, वो सपोर्ट कर रहे थे किसको? सपोर्ट कर रहे थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जिनकी पार्टी थी पीपीपी। अभी आप देखते होंगे पाकिस्तान की राजनीति में कि पीपीपी एक पार्टी है, बहुत ही फेमस पार्टी है। और वहाँ पर एक अभी आप देखते हैं कि जो बेनज़ीर भुट्टो के बेटे वहाँ पर एक उभरता हुआ सितारा है राजनीति में पाकिस्तान की। तो याया खान चूँकि ये मानते थे कि अगर हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सपोर्ट देंगे तो हम राष्ट्रपति बन सकते हैं, और वो ये नहीं चाहते थे कि पूर्वी पाकिस्तान से कोई जीत के आए, क्योंकि वहाँ पे
हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी, हिंदू भी रहते थे, बंगलाई भी थे, इसलिए वो ही चाहते थे कि पश्चिमी पाकिस्तान से ही प्रधानमंत्री बने और इन्हीं का शासन रहे पाकिस्तान के अंदर। चुनाव हुए और पाकिस्तान की लोकसभा में उस समय पे जो सीटों की कुल संख्या हुआ करती थी वो 300 थी। पाकिस्तान में लोकसभा में उस टाइम पे 300 की कुल संख्या थी सीटों की, जिनमें से 162 सीटें, लगभग 161 या 62 के आसपास पूर्वी पाकिस्तान की हुआ करती थी। मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा, 50% से भी ऊपर का हिस्सा वो पूर्वी पाकिस्तान से था। और आप जानते ही हैं कि अगर 300 सीटों पर चुनाव हो रहा है तो 151 सीटों पर बहुमत होता है, 151 बहुमत होता है किसी पार्टी का। जब 300 सीटें लोकसभा में टोटल पूरी थी लोकसभा की पाकिस्तान में, और पूर्वी पाकिस्तान से लगभग 162 सीटें थीं, तो जाहिर सी बात है कि स्थिति किसकी मजबूत होगी? मजबूत होगी शेख मुजीब की, जो पूर्वी पाकिस्तान के बहुत ही कद्दावर नेता थे उस समय। और उन्होंने ये नारा दिया था कि मैं अपने यहाँ के लोगों को, पूर्वी पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनको स्टेटस दिलाऊंगा पाकिस्तान की राजनीति में, सेना में उनको एक उचित स्थान दिलाऊंगा और एक सम्मान दिलाऊंगा। तो उनकी फेवर में एक बहुत गजब की लहर हो गई और पूरा पूर्वी पाकिस्तान लगभग 99% सीटें उनके फेवर में आ गई और एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी से वो चुनाव जीत गए। तो 1970 के चुनाव में पूर्वी पाक की 99% सीटें शेख मुजीब ने जीत ली, पूर्वी पाकिस्तान की लगभग 160 सीटें जीत ली। और जब इतनी मेजॉरिटी से कोई जीतेगा तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन अब एक पेच फंसा, क्योंकि याया खान नहीं चाहते थे शेख मुजीब को प्रधानमंत्री बनते देखना, इसलिए शेख मुजीब को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बाद में शेख मुजीब को फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा गया, तो बांग्लादेश की बनने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। बंगाल में उस समय 1 करोड़ के आसपास हिंदू रहते थे, जिससे पश्चिमी पाक बहुत चिढ़ता था। पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को लगता था कि पूर्वी पाकिस्तान अभी भी हिंदुओं के प्रभाव में है और इसलिए वो शेख मुजीब को पसंद नहीं करते थे। जनवरी 1971 में जुल्फिकार अली भुट्टो व याया खान दोनों अलग अलग पूर्वी पाकिस्तान में गए और शेख मुजीब से मिले। मतलब दोनों लोगों ने अलग अलग यात्राएं करी, शेख मुजीब के पास गए और मिले और उनके साथ बातचीत करी, बैठकर उनको समझाने की कोशिश करी कि आप मान जाइए और जुल्फिकार अली भुट्टो को प्रधानमंत्री बनने दीजिए। लेकिन जो शेख मुजीब थे वो भी अपनी बात पे अड़े रहे कि नहीं, मेरी मांगे पूरी करें। वो अड़े ही रहे और बात नहीं बनी। तो जब सहमति बनेगी नहीं तो उससे हुआ क्या कि सहमति नहीं बनी और उनका जाना वहाँ पर विफल हो गया दोनों लोगों का। याया खान को जब कोई रास्ता नहीं सूझा, उनको समझ में नहीं आया कि क्या करें, तो उन्होंने क्या किया कि पश्चिमी पाकिस्तान में उन्होंने सीधे उठाया और जुल्फिकार अली भुट्टो को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। और जैसे ही घोषित किया वैसे ही शेख मुजीब ने स्वतंत्र बांग्लादेश की स्थापना कर दी। और ये कहानी है 6/3/1971, यानी कि 6 मार्च 1971 को उन्होंने घोषणा कर दी कि हम बांग्लादेश की स्थापना करेंगे। उसके बाद आंदोलन हो गया पूर्वी पाकिस्तान में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि जिसका जो नेता जीता अगर उसे प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है पब्लिक ने इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ अगर चुना है और प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो आंदोलन होना तय था। और आंदोलन हुआ और 25 मार्च 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान में शेख मुजीब को बंदी बनाकर एक गुप्त स्थान पर रख दिया गया। मतलब याया खान ने उनको किडनैप करा लिया, बंदी बनवा लिया और एक ऐसे गुप्त स्थान पर रख दिया जो किसी को पता नहीं था। तो जब आंदोलन पूर्वी पाकिस्तान में शुरू हुआ, दबाने के लिए आंदोलन को याया खान ने एक रजाकार संगठन वहाँ चलता था, उनका काम होता था कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए
दमनकारी नीति अपनाते थे, वो रजाकार संगठन कहलाता था। तो रजाकार संगठन को, आंदोलन को दबाने के लिए लगा दिया याह्या खान ने, और उस रजाकार संगठन ने इतना भीषण नरसंहार किया, उनकी हत्याएं कर दी, राजनेताओं का अपहरण कर लिया, मार दिया उनको, बहुत खून खराबा कर दिया वहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान में। और इस पूरी घटनाक्रम को जब 25 मार्च को शेख मुजीब को बंदी बनाया गया, उसी दिन इसको अंजाम दिया गया, और इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन सर्च लाइट नाम दिया गया। ऑपरेशन सर्च लाइट। चुन चुन कर हिंदुओं को, बंगलाइयों को, वहाँ के नेताओं को, राजनेताओं को चुन चुन कर मारा, और उसका असर ये हुआ कि वहाँ से भाग भाग कर जितने भी लोग थे, वो पूरे पाकिस्तान के जो लोग थे, अब पूरी पाकिस्तान क्यों, आप बांग्लादेश कह सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की घोषणा कर दी, तो बांग्लादेश के जो लोग थे वो भागकर भारत में आने लगे। और भारत में उसी समय 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी नई नई प्रधानमंत्री बनी थी, और प्रधानमंत्री बनने का भी अपना जो उनका उस समय दबदबा था वो ये था कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ 352 सीटें लेकर वो प्रधानमंत्री बनी थी, और सारे राज्यों में भारत में उन्हीं की सरकार थी, बहुत गजब तरीके से, पूरा मतलब एकदम उन्हीं के, गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह उनकी गवर्नमेंट थी, सारे मुख्यमंत्री उनके यहाँ में थे। उधर बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो विवाद हुआ, उससे वहाँ के जो नागरिक थे, शरणार्थी थे, वो भाग के भारत में आ गए। और भारत में भी कहाँ आ गए, कहाँ जा सकते थे भारत में, जब अगर वहाँ से भागेंगे तो कुछ जा सकते थे पश्चिम बंगाल में, थोड़ा असम में जा सकते थे, थोड़ा सा त्रिपुरा की ओर घुस आए। मतलब त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में लगभग 1 करोड़ के आसपास बंगलाई जो थे, उसमें हिंदू भी थे, बंगला भाषी भी थे, वो भारत में एंट्री कर गए। और उस एंट्री करने से इंदिरा गांधी के ऊपर बहुत जबरदस्त दबाव बना। पूर्वी पाक के लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान से बदला लेने के लिए, पूर्वी जो पाकिस्तान के लोग जो भारत में आ गए थे, उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों से, क्योंकि जो नरसंहार उन्होंने वहाँ किया, उनसे बदला लेने के लिए उन्होंने भारत में आके गोरिल्ला युद्ध के लिए, गोरिल्ला युद्ध को तो आप जानते ही होंगे, छुप छुप के वार करना, सीधे सामने से न लड़ना, गोरिल्ला युद्ध के लिए एक संगठन बनाया, और जिसका नाम रखा गया मुक्ति वाहिनी। अब बात आती कि इंदिरा गांधी का रोल इसमें क्या है। यहाँ पर जब वो लोग आ गए, अब बात ये आई कि इंदिरा गांधी ने क्या किया। उस समय 1971 में ही चुनाव हुआ था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, और भारत भी 1947 में आज़ाद हुआ था। 1951 में पहले आम चुनाव हुए थे भारत में। भारत बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं था। उसके पहले 1965 की लड़ाई हम चीन से लड़ी चुके थे, तो इकोनॉमिकल भी हम बहुत वीक थे, क्योंकि युद्ध में बहुत सारी ऊर्जा लगती है, बहुत सारा पैसा लगता है। उस वजह से भी हम इस सपोर्ट में नहीं थे कि हम बांग्लादेश के लोगों की सीधे तौर पर मदद करके और पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कर पाएँ, उन्हें उनका स्टेटस और सिंबल दिलाने के लिए, बंगलाइयों को। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि मुक्ति वाहिनी की मदद करी। 7-8 महीने तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ मुक्ति वाहिनी की मदद करती रहीं, फाइनेंशियल भी मदद करी, भोजन की, कपड़े की, रहने की व्यवस्था करी, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर पाकिस्तान की छवि बनाने की कोशिश करी कि देखिए पाकिस्तान ने अपने यहाँ के लोगों के साथ बहुत ही गलत किया। कैसे 1971 में इंदिरा गांधी जी ने माहौल बनाया, और उस समय ये कहानी और है कि इंदिरा गांधी जी बच क्यों रही थी पाकिस्तान से। एक तो ये अंतर्राष्ट्रीय युद्ध था, अगर इंदिरा गांधी जी करती, और इंदिरा गांधी जी इतनी मजबूत नहीं थी। दूसरी बात, चीन पाकिस्तान के पूरे सपोर्ट में खड़ा था, और अमेरिका भी खड़ा था उस समय, याद रखिए। अब अमेरिका जो था, अमेरिका के उस समय जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट, अमेरिकी के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन, जो इंदिरा गांधी से लगभग नफरत करते थे, लगभग नफरत करते थे, भारत से भी करते थे,
लेकिन इंदिरा गांधी से विशेष तौर से करते थे। तो रिचर्ड निक्सन पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े थे और चाइना भी पाकिस्तान के सपोर्ट में था। जैसा आपको तो पता ही 1965 में भारत से वो युद्ध लड़ चुका था और बहुत सारा हिस्सा चीन को लड़ने के लिए उस समय पाकिस्तान ने, जो कश्मीर का हिस्सा जैसे अक्साई चीन आजकल कहते हैं, वो हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को दिया था और उस पर चीन ने कब्जा कर लिया, उसे अक्साई चीन आजकल कहते हैं। तो चाइना तो सपोर्ट में था ही था पाकिस्तान के। अब बात आती कि भारत इसमें कर क्या सकता था, तो भारत ने 7-8 महीने तक कुछ नहीं किया, केवल मुक्ति वाहिनी की मदद करी। अगस्त 1971 में विदेश मंत्री थे इंदिरा जी के, अपने भारत सरकार के, स्वर्ण सिंह, वो यूएसएसआर गए, सोवियत संघ कह सकते हैं। वहाँ डीपी धर काम कर रहे थे, जो इंदिरा गांधी के विश्वसनीय राजनयिक थे और भारत के यूएसएसआर में राजदूत थे, डीपी धर। और गया कौन? विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह जी गए। ये अगस्त 1971 की बात है। यूएसएसआर ने भारत को अप्रोच किया कि मैत्री संधि कर लें। अब आप यहां पर एक बात समझिए कि यूएसएसआर, सोवियत संघ ने भारत को अप्रोच किया। वैसे तो भारत चूंकि जो मजबूत देश होता है वो अप्रोच नहीं करता, कमजोर देश मजबूत देश के साथ संधि के पहले हाथ बढ़ाता है। उस समय भारत कमजोर था, सोवियत संघ जो था वो मजबूत था। लेकिन वहाँ पर जो किताबों को पढ़ने से डेटा मिला है, जो करंट डॉक्यूमेंट हैं, रामचंद्र गुहा की किताब है, वो साफ साफ अपने में लिखते हैं। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्री को बेस बना के, कुछ कॉपीज़ को बेस बना के लिखा अपनी किताब में कि यूएसएसआर, सोवियत संघ ने उस समय पे भारत को अप्रोच किया मैत्री संधि के लिए, न कि भारत ने अप्रोच किया। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है यहाँ पर। और ये काम हुआ डीपी धर और स्वर्ण सिंह के मिलने से अगस्त 1971 में। समझ लीजिए मार्च 1971 की घटना है और अगस्त तक इंदिरा गांधी जी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मुक्ति वाहिनी की मदद करी इतने दिनों में। उसके बाद जैसे ही संधि हुई, भारत को ताकत मिल गई। इंदिरा जी वहाँ गई और दोनों में बैठ के बातचीत हुई, सोवियत संघ, यूएसएसआर और इंदिरा जी में, और संधि पर हस्ताक्षर हुए। और उन्होंने संधि में स्पष्ट लिखा कि अगर कोई देश किसी पर हमला करता है तो दूसरा देश उसे बातचीत के जरिए सुलझाएगा। ये बात तो संधि में स्पष्ट लिखी हुई। और जैसे ही संधि हुई, बस इंदिरा जी के हाथ में पावर आ गई, क्योंकि सोवियत संघ के होते हुए ना अमेरिका की इतनी हिम्मत थी कि वो भारत पे हमला कर सके, क्योंकि वो वैसे ही वियतनाम के साथ युद्ध में उस समय उलझा हुआ था। और एक देश दूसरे देश पे युद्ध कर सके, एक देश जब पहले से ही युद्ध में उलझा हुआ हो तो वो दूसरा एक नया युद्ध लड़ सके, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि युद्ध में बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है, फाइनेंशियली, ठीक है। तो इसलिए अमेरिका सिर्फ दिखाने भर के लिए पाकिस्तान के पक्ष में था, कहने के लिए था, सामने से कह भी रहा था, रिचर्ड निक्सन उस समय थे। लेकिन पीछे से अगर समझा जाए इस पूरे मुद्दे को, तो उसके पास सोवियत रूस के आने से इतनी अब हिम्मत नहीं थी कि वो भारत पे जाके डायरेक्ट अटैक कर सके अगर वो पाकिस्तान के साथ भारत लड़ता है तो। दूसरी बात, इंदिरा जी ने पाकिस्तान से युद्ध करने के लिए सर्दियों का दिन, यानी कि ये अगस्त में जो संधि हुई, तो उन्होंने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में युद्ध नहीं किया और उनका सर्दियां शुरू होने दीजिए। क्योंकि सर्दियों में ये होता है कि जो हिमालय का क्षेत्र, उसमें बर्फबारी होती है, पहाड़ों पे बर्फ़ जम जाती है, तो उस वजह से चाइना अपनी सेना जो है भेज नहीं पाएगा युद्ध के लिए। तो भारत को चाइना से कम खतरा रहेगा और भारत आराम से एक ही क्षेत्र पर फोकस करते हुए युद्ध लड़ पाएगा पाकिस्तान से सीधे। चाइना उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। ये दिमाग लगाए इंदिरा जी ने। दूसरी बात, पाकिस्तान भी ये बात समझ चुका था कि सर्दियों में युद्ध होना है, न सर्दियों के बाद और न सर्दियों के पहले, सर्दियों में ही युद्ध होना है। तो जब दिसंबर के महीने में कोहरा वोरा पड़ने लगता है, उस समय पर इंदिरा जी युद्ध के लिए तैयार हुई और उन्होंने डिसाइड किया कि 4 दिसंबर को युद्ध की शुरुआत करेंगे, क्योंकि अब कोई वजह नहीं थी युद्ध को डिनाई करने की, क्योंकि सोवियत रूस हमारे साथ था। लेकिन इंदिरा जी कुछ संकोच कर रही थी पहले वार करने में, क्योंकि उनकी एक नीति थी कि हम पहले वार करके क्यों अपना नाम खराब करें, पहले पाकिस्तान को ही
वार करने दिया जाए तब हम उसका जवाब दें। और इसी समय याह्या खान जो पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह थे, उन्होंने पहली गलती करी और 3 दिसंबर को अपने बहुत सारे लड़ाकू विमान भारत में हमला करने के लिए भेज दिए। और उनका टारगेट ये था कि यहाँ के बहुत सारे जो सैनिक हवाई अड्डे हैं और जो सैनिक अड्डे हैं उनको ध्वस्त कर देंगे। और जैसे ही पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को अपने जहाज भेजे, बस उसके बाद कोई वजह बची नहीं। इंदिरा जी ने सीधे आदेश दिया अपने सेना प्रमुख को कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी जीतना है, लड़ना नहीं है, जीतना है इसको, ये सीधा आदेश था। इसके बाद जनरल अरोड़ा उस समय भारत के पूर्वी कमांड के हेड थे। उन्होंने बहुत ही शानदार युद्ध लड़ा, बहुत शानदार युद्ध लड़ा। और 6 दिसंबर होते होते भारत ने स्वतंत्र बांग्लादेश की घोषणा कर दी 3 दिन के अंदर, 3 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर के बीच में। इसके बाद 13 दिसंबर तक पूरा ढाका हमारी सेना ने घेर लिया और बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बन गया 13 दिसंबर को। 3 दिसंबर से शुरू हुआ, 13 दिसंबर 10 दिन के अंदर। 16 दिसंबर को पाक ने आत्मसमर्पण कर दिया। भारत ने 93,000 पाक सैनिकों को बंदी बनाया था उस समय, 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों को बंदी बनाया था। और पश्चिम की ओर 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका भारत की कब्जे में आ गया था। 93,000 सैनिकों को बंदी बनाना और 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका हथियार लेना आसान काम नहीं था उस समय, लेकिन बहुत शानदार युद्ध लड़ा भारत ने और इतना हो गया। इसके बाद जब ये सब कुछ हो गया, उसके बाद पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। और जैसे ही आत्मसमर्पण किया वैसे ही भारत ने पश्चिम की ओर भी युद्ध विराम की घोषणा कर दी, क्योंकि उसे आगे युद्ध बढ़ाना सही नहीं लगा। और सोवियत रूस ने, यूएसएसआर ने भी उससे यही कहा कि आगे युद्ध बढ़ाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसका कारण दिया जाता है कि अमेरिका का एक समुद्री बेड़ा हिंद महासागर तक आ गया था, जिसके पास परमाणु हमला करने की शक्ति थी। लेकिन ये सिर्फ एक गीदड़ बब्की कह सकते हैं या दिखावे के लिए भी हो सकता है, क्योंकि वियतनाम के साथ युद्ध में उलझा अमेरिका उस समय इसके लिए तैयार नहीं था कि वो हमला कर पाए भारत पे। क्योंकि दूसरी बात, सोवियत संघ भी, यूएसएसआर भी हमारे साथ था। लेकिन ऐसा डॉक्यूमेंटों में मिलता है कि हिंद महासागर तक अमेरिका ने अपना एक समुद्री बेड़ा भेजा जिसके पास परमाणु हमला करने की शक्ति थी, और यूएसएसआर का भी दबाव भारत के ऊपर था, इसलिए भारत ने युद्ध विराम की घोषणा अपनी तरफ से की। और चीन जो था वो चाहकर भी पाकिस्तान की मदद इस युद्ध में नहीं कर पाया, क्योंकि एक तो सर्दियों के दिन थे। वो मौखिक रूप से ऊपर से स्टेटमेंट देता रहा, भारत को गलत ठहराता रहा, पाकिस्तान का समर्थन करता रहा, वो सब ठीक था। लेकिन चाइना बहुत कैलकुलेटेड तरीके से रिस्क लेता है और उसे इस युद्ध में अपने लिए रिस्क लेना ठीक नहीं लगा। भाई कोई वर्ड अपने लिए क्यों क्षति पहुंचाएगा बिना वजह, युद्ध में क्षति भी होती है। तो चाइना ने पाकिस्तान का सिर्फ मौखिक समर्थन किया और इसी का नतीजा था कि 10 दिन में ही पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया और 93,000 सैनिक भारत ने बंदी बना लिए और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया। युद्ध समाप्त होने के 10-15 दिनों के बाद शेख मुजीब को पश्चिमी पाकिस्तान से छोड़ा गया, जो दिल्ली होते हुए ढाका गए और दिल्ली में वो इंदिरा जी से भी मिले, वहाँ चर्चा हुई दोनों के बीच। बाद में इंदिरा जी भी ढाका गई, दोनों के बीच बात हुई और एक संधि हुई, जिसे मैत्री संधि का नाम दिया गया और 25 साल की संधि हुई कि हम दोनों देश एक दूसरे परस्पर सहयोग करेंगे, भारत और बांग्लादेश मिलकर। मुजीब ने मुजीबबाद का सिद्धांत दिया और उन्हें फादर ऑफ बांग्लादेश कहा गया। अच्छा खासा उनका वर्चस्व था बांग्लादेश में। उन्होंने 4 सिद्धांत लागू किए मुजीबबाद में। एक तो ये कि पब्लिक का ध्यान रखा जाएगा, जैसे भारत में होता है कि लोकतंत्र से चुना हुआ व्यक्ति भाई लोकतंत्र का ध्यान, पब्लिक का ध्यान नहीं रखेगा तो किसका ध्यान रखेगा। तो पहला सिद्धांत भी ठीक था, होना भी चाहिए। दूसरा, हिंदुओं का सहयोग करेंगे,
क्योंकि अच्छे खासे हिंदू बांग्लादेश में भी रहते थे और भारत ने चूंकि इतनी मदद करी थी, तो ये भी ठीक बात है। तीसरा था कि हम अमीरी और गरीबी की खाई को कम कर देंगे, ये भी ठीक बात है। तो इस तरीके से इन्होंने 4 प्रमुख सिद्धांत दिए और जिनको मुजीबवाद कहा गया। इसके बाद बांग्लादेश में सब लोग खुश थे, भारत में सब लोग खुश थे। और इस युद्ध से हुआ क्या, अभी आपको हम आगे और बताते हैं कि जून 1972 में शिमला समझौता हुआ। जून 1972 में शिमला समझौता हुआ, दिसंबर महीने के युद्ध खत्म हुआ और उसके बाद 6 महीने तक यही सब प्रक्रिया चलती रही। और इस प्रक्रिया से हुआ क्या कि शिमला समझौते की पृष्ठभूमि कैसे बनी, ये पृष्ठभूमि लंदन में लिखी गई। पाकिस्तान का एक बहुत ही फेमस अखबार, लंदन का एक बहुत ही फेमस अखबार DWAN डॉन अखबार वहाँ का, उसके एक बहुत ही संपादक थे, बहुत ही बड़ा नाम था वो, इंदिरा जी के एक स्टाफ अफसर के साथ काम कर चुके थे, वो इंदिरा जी के बहुत ही विश्वसनीय थे। दोनों वहाँ मिले लंदन में और उसकी पृष्ठभूमि शिमला समझौते की वहीं लिखी गई है। और भारत में शिमला में ये समझौता हुआ है जिसमें ये तय हुआ कि भारत जो है पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भी छोड़ेगा और जो उनकी ज़मीन है वो कुछ हिस्सों को छोड़कर पाकिस्तान को वापस कर दी जाएगी। तो भारत ने ये किया और इसके पीछे USSR का दबाव भी था कुछ। काफ़ी लोगों ने इसे जायज़ नहीं ठहराया कि हम उस समय बदला ले सकते थे और हमारे पास अच्छा मौका था। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी जी के जो उस समय प्रमुख थे, सलाहकार थे, उन्होंने भी बाद में स्वीकार किया उस समय हम बदला ले सकते थे। बिल्कुल ठीक बात है, ले सकते थे, लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखते हुए भारत को ये फैसला लेना पड़ा। बहुत सारे लोग आज भी इस फैसले को जायज़ नहीं ठहराते इंदिरा जी के कि इतना अच्छा मौका था भारत के पास कि 93,000 पाक सैनिकों को बंदी बना लेते, के बाद हम वहाँ की ज़मीन भी हथिया सकते थे, लेकिन ऐसा भारत ने नहीं किया। और इस युद्ध के बाद हुआ क्या, बांग्लादेश की स्थापना होने के बाद पूरे वर्ल्ड में भारत की एक छवि बन गई। एशिया में नक्शा ही बदल गया पूरा। तो इस तरीके से एक स्वतंत्र देश की इंदिरा गांधी जी के कुशल नेतृत्व में स्थापना हुई और भारत ने किस तरीके से बांग्लादेश का सहयोग किया, ये पूरे वीडियो में आपने जाना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बहुत जल्द हम एक वीडियो लेके आने वाले हैं जिस वीडियो में आपको इंदिरा गांधी जी कैसे 1971 के आम चुनाव में धूमधाम से प्रधानमंत्री बनी और उसके पहले क्या स्थितियां थी, कैसे उनकी पार्टी से, कांग्रेस की पार्टी से इंदिरा जी को निष्कासित कर दिया गया, ये बात पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर कीजिए। बहुत जल्द एक नई वीडियो में फिर से मिलेंगे।